ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे। इंदौर की रहने वाली सोनम अभी तक नहीं मिली हैं। उन्हें सीसीटीवी कैमरों में राजा के साथ बात करते हुए देखा गया। कपल को होटल से चेकआउट करते हुए भी देखा गया। घर पर की गई कॉल की डिटेल सामने आई, लेकिन फिर वो स्कूटी मिली जिससे राजा और सोनम घूमने निकले थे। जगह थी बांग्लादेश बॉर्डर के पास। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सोनम की लोकेशन बांग्लादेश में भी हो सकती है, लेकिन कुछ राज उस खाई में भी दफन हैं जिसके आखिरी 100 फुट की गहराई में इतना अंधेरा है कि कोई भी निगाह पहुंच नहीं पा रही है। आज हम राजा और सोनम के केस की ताज़ा अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही जानेंगे कि सोनम के घर वालों ने क्यों उनकी तस्वीर उल्टी टांग रखी है और प्रधानमंत्री मोदी से खत लिखकर क्या मांग की है। लेकिन इस खबर पे बात करने के पहले हम जम्मू कश्मीर चलेंगे, जहां आज मौजूद थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के पहले उस इंजीनियरिंग के नायाब नमूने का उद्घाटन करने भी पहुंचे जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। क्या है इस पुल की खासियत, किस किस कंपनी ने हिस्सा लिया, इसकी सुध लेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या है असल इतिहास, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई और कहां कहां बात अटकती रही। और बड़ी खबरों के बाद चलेंगे सुर्खियों की ओर, जहां अपडेट्स हैं बेंगलुरु भगदड़ को लेकर, आरबीआई के एक बड़े खुशनुमा फैसले को लेकर और टेलीकॉम सेक्टर में होने वाले सबसे बड़े उलटफेर पर भी बात की जाएगी। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by King Soybean Oil, Sharda University and Candid. किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 6 जून को जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। सबसे ऊंचा कितना ऊंचा? 359 मीटर ऊंचा। राज्य के रियासी जिले में बना यह ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और सिस्मिक लेवल पे 8 की तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है। 42 साल पुराना यह प्रोजेक्ट कश्मीर को शेष भारत से ट्रेन के जरिए जोड़ता है, वो भी हर मौसम में। अब आज हुए उद्घाटन के साथ शुरू हो चुकी है राजनीति, हर ओर से बयान। इस बारे में आपको आगे बताएंगे, पहले जरा विस्तार से इस ब्रिज के बनने की कहानी और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। ये ब्रिज जो है वो 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन यानी यूएसबीआरएल का हिस्सा है। इसमें 118 किलोमीटर लंबा काजीगुंड बारामूला सेक्शन का निर्माण अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ था। जून 2013 में 18 किलोमीटर लंबे काजीगुंड बनिहाल और जुलाई 2014 में 25 किलोमीटर लंबे उधमपुर कटरा स्ट्रेच का काम शुरू हुआ। फरवरी 2024 में 40 किलोमीटर लंबी बनिहाल संगलदान लाइन का काम शुरू हुआ और आखिर के बचे 63 किलोमीटर लंबे कटरा संगलदान हिस्से का कमीशन 6 जून 2024 को हुआ। चिनाब ब्रिज इसी आखिरी हिस्से का स्ट्रेच का हिस्सा है। अब जरा इसकी खासियत जानते हैं। चिनाब पुल को बनाने में कुल आई लागत 1486 करोड़ रुपए। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है, 359 मीटर की ऊंचाई और कुल 17 पिलर लगे हैं। बनाने में 29,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। सबसे ऊंचा स्टील का खंभा 130 मीटर का है और सबसे ऊंचा कंक्रीट का खंभा 49.34 मीटर का है। 785 मीटर लंबा इसका डेक आर्च ब्रिज हिस्सा सिविल इंजीनियरिंग का अप्रतिम नमूना है। इस हिस्से पर गाड़ियां चलेंगी। इस ब्रिज की अनुमानित आयु 120 साल की है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें इसके ऊपर दौड़ सकती हैं और 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी ये सह सकता है। ये तो खासियत हो गई। अब बात निर्माण और चुनौतियों की। जिस इलाके में पुल बनाया गया है वो भूकंप तीव्रता 5 वाले जोन में आता है। वहीं चुनौती ये भी कि इस पुल को ऐसे बनाया जाना था कि चिनाब नदी के प्राकृतिक प्रवाह पे असर न पड़े। नदी के दोनों ओर तीखी पहाड़ियों की मौजूदगी और लिंक रोड की अनुपस्थिति में ये चुनौती पैदा हो रही थी कि हैवी मशीनरी और निर्माण सामग्री को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाए। निर्माण की चुनौती मिली कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को। अब उन्हें ही डिजाइन से लेकर
फाइनल कंस्ट्रक्शन का काम धाम करना था या करवाना था। ऐसे में कुछ कंपनियां सामने आई। डिजाइन और ढांचे के निर्माण का जिम्मा दक्षिण कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी और VSL इंडिया के पास गया। नीव और आर्क का निर्माण फिनलैंड के WSP ग्रुप और जर्मनी के लॉयनहार्ट एंड्रा एंड पार्टनर्स ने किया। नीव का प्रोटेक्शन प्लान बेंगलुरु में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने तैयार किया। इसकी ढलान की स्टेबिलिटी का जो प्लान था वो IIT दिल्ली ने तैयार किया। भूकंप रोधी डिजाइन IIT रुड़की ने बनाया और इसे ब्लास्ट प्रूफ बनाने में महती भूमिका निभाई भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने। निर्माण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टील मुहैया कराया और स्विट्जरलैंड की कंपनी मैगेबा ने बेयरिंग बनाए। यह पुल जिस जगह बना है वो भारत के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। पुल का डेक एक ट्रांजिशनल कर्व के बीच में बनाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो एक सीधे और गोल रास्ते के बीच का हिस्सा जिसकी रेडियस हर कुछ मीटर पे बदलती रहती है। ऐसे में इसका निर्माण कई चरणों में किया गया और इसके बाद जो पुल तैयार हुआ उसके बारे में गर्व से कहा गया कि यह भूकंप, बाढ़, बर्फबारी और विस्फोटकों से बचने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस ब्रिज का आज उद्घाटन किया तो वो इसके ऊपर भी पहुंचे। वहां उन्होंने तिरंगा झंडा भी लहराया। इसके बाद वो जम्मू के कटरा स्टेशन पहुंचे जहां उन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच चलेगी और चिनाब ब्रिज के ऊपर से भी गुजरेगी। ब्रिज के ऊपर से गुजरने से इसके दृश्य भी सामने आए। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इन सभी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। कश्मीर घाटी भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला किया। पाकिस्तान यहां के लोगों की जीविका छीनना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की साजिशें कभी भी जम्मू कश्मीर का विकास नहीं रोक पाएंगी। उन्होंने इस हमले में जान गंवाने वाले स्थानीय पोनी चालक आदिल को भी याद किया। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी दिया। आज 6 जून है, याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। कहा कि जब वो 8वीं क्लास में थे तब उन्होंने चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में सुना था। अब्दुल्ला ने मजाक के लहजे में यह भी कहा कि उनका यानी उमर अब्दुल्ला का तो डिमोशन हो गया, लेकिन LG मनोज सिन्हा का प्रमोशन हुआ। बातों बातों में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहरा दी। हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ। मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब UT का वजीर आला हूं, लेकिन मान के चल रहा हूं कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है
दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। एक एक्स पोस्ट में कहा कि ब्रह्मोस की ही तरह यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट शासन में निरंतरता का उदाहरण है। मतलब अलग अलग सरकारों के प्रयासों से यह संभव हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री इसका क्रेडिट बस खुद को दे रहे हैं, जबकि इसकी शुरुआत 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों ने इसे आगे बढ़ाया था। लेकिन बयानों से इतर सच्चाई जानते हैं, ये जान लेते हैं। दरअसल कश्मीर घाटी को रेल के रास्ते शेष भारत से जोड़ना एक बड़ी चुनौती रहा। इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डालें तो 1890 के दशक में अंग्रेजों ने जम्मू से श्रीनगर तक रेल लाइन बिछाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आजादी के बाद 1952 में एक और छोटी सी कोशिश हुई थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान भारतीय सेना को बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आई थीं। इसके बाद की प्रधानमंत्री रही देश की इंदिरा गांधी को घाटी में रेल नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई थी। फिर 1969 में कठुआ से जम्मू तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन की नींव रखी गई। 76 किलोमीटर लंबी लाइन का काम पूरा हुआ और यहां से शुरू हुआ सिलसिला जो फिर कभी रुका नहीं। टाइमलाइन देखते हैं। 1983 में जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन की नींव रखी गई। इसका काम अगले 21 साल में पूरा हो पाया। 94 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट शुरू किया। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएसबीआरएल को सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित किया। 2003 में यूएसबीआरएल पे चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। 2009 तक इस ब्रिज को तैयार होना था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यूएसबीआरएल के कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए और पूरे भी, लेकिन चिनाब ब्रिज जो है वो नहीं बन पाया था। तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएसबीआरएल के लिए प्रगति पहल शुरू की और अब इतने सालों के इंतजार के बाद इसका निर्माण पूरा हुआ है। तो आपने चिनाब ब्रिज, उसकी पूरी कहानी, उसके ऊपर हो रही सियासत को जाना। जाहिर तौर पर इस पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर और देश के विकास की यात्रा में मील का एक बड़ा पत्थर है। इस पुल के बनने के पहले तक राज्य के जम्मू और कश्मीर संभाग में जो परस्पर आवाजाही थी वो सड़कों या हवाई मार्ग के जरिए ही हो सकती थी, लेकिन अब ट्रेन एक और मुकम्मल रास्ता है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. अब बात इंदौर के मिसिंग कपल केस की। कल यानी 5 जून को ललन टॉप के शो में हमने आपको बताया था कि शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन राजा की पत्नी सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। राजा का परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जिसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। राजा के भाई विपुल ने बताया कि इस चिट्ठी को कमिश्नर के ऑफिस में सबमिट कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है, इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उधर सोनम का परिवार उनकी सलामती की उम्मीद कर रहा है। इंदौर के गोविंद नगर की सोनम के घर के मेन गेट पर उनकी तस्वीर उल्टी टांग दी गई है। सोनम के परिवार का कहना है कि ये एक पारंपरिक मान्यता है, इससे लापता व्यक्ति जल्द सुरक्षित लौट आता है। लेकिन देश दुनिया की निगाहें सोनम के इंतजार में हैं। मेघालय के सोहरा में वेई साइडोंग झरने के पास राजा का शव मिला था। सोनम की वहां तलाश जारी है, लेकिन चुनौतियां काफ़ी हैं क्योंकि बचाव दल को भारत के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में काम करना पड़ रहा है। इस दौरान बचाव दल को वहां एक काला रेनकोट मिला जिस पर कुछ दाग लगे हैं। अभी पक्के तौर पर इनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि दाग खून के हैं या नहीं। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच से ही साफ होगा कि रेनकोट का सोनम से कोई संबंध है भी या नहीं। पहाड़ों या ऊंची चट्टानों वाले इलाकों में लोग एक नायलॉन की रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। इस प्रक्रिया को रैपलिंग कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी आनंद मोहन की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने रैपलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण की मदद से गड्ढे में 200 मीटर तक उतरने की कोशिश की है, लेकिन वहां हालात ठीक नहीं थे। खराब रोशनी और फिसलन भरी चट्टानों के कारण यह काम बीच में रोकना पड़ा। घने जंगल, कम रोशनी और बारिश के कारण ड्रोन भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे। 17 सदस्यों की एक टीम कई दिनों से सोनम की तलाश कर रही है, लेकिन खाई के आखिरी 100 फीट तक पहुंचना
मुश्किल है। तलाश में 50-60 लोग जुटे हैं। इनमें एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ और स्पेशल ऑपरेशंस टीम एसओटी की टीमें शामिल हैं। उनके साथ सोनम के भाई गोविंद भी मौके पर मौजूद हैं। उधर पुलिस को जांच में होम स्टे के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। उसमें राजा और सोनम 22 मई को शिलोंग के होम स्टे में चेक इन करते और उसी दिन होटल से चेकआउट करते देखे जा सकते हैं। फुटेज में सोनम राजा से रजिस्ट्री बुकिंग के सामने बात करती नजर आ रही हैं। वहीं राजा और सोनम ने जो स्कूटी रेंट की थी उसकी लास्ट लोकेशन शिलोंग के ओसरा हिल्स के पास मिली है। ये हिल बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि सोनम इस समय बांग्लादेश में हो। इस बारे में हमने जानकारों से बात की। अभी लास्ट 8 मई को वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है डीएम ने एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी ये थी कि चूँकि ये जो पूरा एरिया ओसारा हिल्स और चेरापूंजी के बाद करीब 22 किलोमीटर दूर वहाँ से, जहाँ से ख़ासतौर पर ये राजा की डेड बॉडी मिली थी 2 जून को, वहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया और बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है। अराउंड 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। लेकिन ये वो बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का जिसमें कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बाड़ नहीं है, कोई तार नहीं लगा हुआ है, तो खुला हुआ है, तो बड़ी आसानी से यहाँ घुसपैठ हो सकता है। तो जो एडवाइजरी जारी की थी डीएम ने 8 मई को, उसमें ये था कि उनके पास ऐसी खबर है कि बांग्लादेशी घुसपैठी खासतौर पर जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ सकते हैं लूटपाट के इरादे से, वायलेंस के इरादे से। और इसीलिए अगले 2 महीने तक यानी 8 मई को एडवाइजरी जारी हुई है और 8 जुलाई तक रात का कर्फ्यू रहेगा इस पूरे इलाके में। यानी 23 मई को जब राजा और सोनम दोनों पहुँचे थे यहाँ चेरापूंजी, तब भी वहाँ पे नाइट कर्फ्यू जारी था। अब यहाँ पे यही सवाल हो रहा, चूँकि सोनम के भाई जो हैं गोविंद, उनका ये कहना है कि मेघालय पुलिस से उनसे शिकायत ये है कि वो सोनम को नहीं बल्कि उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं, जबकि उनको लगता है कि सोनम को ज़िंदा ढूंढना चाहिए। और उनका शक ये है कि बहुत मुमकिन है कि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ हुआ हो और सोनम को किडनैप किया गया हो। तो उस एंगल से पुलिस इसकी जांच करे। हालांकि जो मेघालय पुलिस है कह रही है हम हर पहलू से इस मामले की जांच कर रहे हैं। दूसरी जो अजीब चीज़ हो रही है इस केस में वो ये कि 2 जून को लाश मिली, पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन अभी 4 दिन हुए हैं, डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है। मेघालय पुलिस ने मर्डर का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन मेघालय पुलिस का ये भी कहना है कि हमने मर्डर केस इसलिए दर्ज किया क्योंकि फैमिली ने रिपोर्ट लिखाई थी, और ये होता है जनरली। लेकिन वाकई राजा का कत्ल हुआ है अभी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते जब तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाए, क्योंकि दोनों पहलू मेघालय पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या खाई में गिरने से राजा की मौत हुई, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से हड्डियां टूटी हुई थी जिस्म की। तो ऊंचाई से जब आप गिरते हैं पहाड़ी इलाके में तो हड्डियाँ टूटनी मतलब लाजिम है। तो अभी यही फाइनल नहीं है कि राजा का मर्डर हुआ या एक्सीडेंटल डेथ है। सोनम कहाँ है, क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा मुश्किल होता जाएगा ढूंढना। तो अब कोशिश जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है, 60 से ज़्यादा लोगों की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआईटी, लोकल मॉन्टेरियन जो है वहाँ के, इसके अलावा और भी जो लोकल लोग हैं सभी तलाश कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि 15 दिन बीत चुके हैं, सोनम अब तक मिली नहीं है और सर्च ऑपरेशन के बाद क्या होगा मालूम नहीं। ये मामला लोकल क्रिमिनल का है, एक्सीडेंट का है, क्रॉस बॉर्डर से आए हुए बांग्लादेशियों का है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने मेघालय खासकर शिलोंग में पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे कल के ललन टॉप शो में यानी 5 जून के ललन टॉप शो में कई यूजर्स ने इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखा भी, टूरिस्ट कितने सुरक्षित सरीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि मेघालय की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी राजधानी शिलोंग इस क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। पूरब का स्कॉटलैंड के नाम से मशहूर शिलोंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में असम के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक मेघालय है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में बताया था कि इस दौरान मेघालय में 13,71,674 देशी पर्यटक और 19,973 विदेशी पर्यटक आए। 2023 तक पर्यटन उद्योग ने 50,084 लोगों को सीधे रोजगार दिया था। मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदो की माने तो पर्यटन मेघालय में रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। सरकार का लक्ष्य मेघालय को भारत का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं।
लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। साथ ही सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं जैसे होटल, रेस्टरूम और अन्य सुविधाओं की कमी इस समस्या को और बढ़ाती है। इसके अलावा शिलोंग टाइम्स में 12 मई 2025 को छपी रिपोर्ट से निर्माण कार्यों वाले इलाकों में खतरे की बात भी सामने आई है। मेघालय में शिलोंग डाउकी सड़क परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। उद्देश्य कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास करना है, लेकिन इलाके में सुरक्षा के बुनियादी उपायों की कमी के कारण ड्राइवरों को लगातार खतरा हो रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि राइनो पॉइंट से लेकर एलिफेंट फॉल्स, माइफ्लोंग और सोहरा जंक्शन तक ड्राइव करने पर मौजूदा खतरे साफ दिखते हैं। निर्माण क्षेत्रों में जरूरी साइन बोर्ड गायब हैं। सरकार कहती है काम जारी है, लेकिन चुनौतियों से इतर सरकार का प्रयास जिम्मेदारी से भरे पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके लिए टूरिस्ट बडीज प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई है, जिसमें स्थानीय युवा काम कर रहे हैं। इसमें बाहर से आ रहे पर्यटकों की हर तरह से मदद की जाती है। ये सब जानकारी हमने इसलिए दी क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर मेघालय की नाखुश छवि बनाई जा रही है। गोया वहां का हर आदमी बाहर से आए लोगों को लूटने और मारने के उद्देश्य से ही घूम रहा हो, लेकिन मेघालय की स्थानीय जनता इस पर विरोध भी जताती है। कश्मीर की तरह ही वहां के स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं कि लोग प्लीज वहां घूमने जाएं। ये सही भी है क्योंकि घटनाओं से छवि निर्माण एक फौरी गपबाजी सरीखी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपराध की घटनाओं पर चिंता न जताई जाए और जवाबदेही न तय की जाए। अभी सोनम और राजा का मामला साफ भी नहीं हुआ है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द तफ्तीश पूरी करनी चाहिए और वापस से भरोसा कायम करना चाहिए। इस खबर को यहीं विराम देते हैं। अब सुर्खियों की बारी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बेंगलुरु भगदड़ के बाद राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। एक तरफ जहां पुलिस कमिश्नर बी दयानंद के साथ कुछ और आला अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, वहीं आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए के प्रतिनिधियों को अरेस्ट किया गया है। इसमें निखिल सोसाले, सुनील मैथ्यू और विकिरण कुमार और सुमन के नाम शामिल हैं। निखिल आरसीबी के मार्केटिंग हेड हैं। उन्हें विराट कोहली का भी करीबी माना जाता है। आरसीबी की ब्रांड स्ट्रेटजी और मार्केटिंग में निखिल की बड़ी भूमिका होती है। पुलिस निखिल से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुई विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ में और अव्यवस्था में उनकी भूमिका कितनी गंभीर थी। निखिल के अलावा पुलिस कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन KSCA के कुछ अधिकारियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि KSCA के कुछ अधिकारी घटना के बाद से गायब हैं। वैसे कर्नाटक क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन वही KSCA ने इस पूरे हादसे से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है। बोर्ड ने कोर्ट में अपील भी की है कि KSCA के अधिकारी रघुराम भट्ट और कुछ अन्य पदाधिकारियों ने FIR रद्द की मांग रखी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक KSCA के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। इधर आरसीबी ने भी गिरफ्तारियों को अवैध बताया है। राज्य सरकार की इन कार्रवाइयों पर सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने के संबंध में, क्योंकि जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया हादसे के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार उनकी तारीफ कर रहे थे। विपक्ष का सवाल है कि अगर अधिकारी उस दिन सही थे, सही सलाह दे रहे थे, तो 48 घंटे भी नहीं बीते वो दोषी कैसे हो गए। सवाल ये भी है कि क्या सरकार इन अधिकारियों को बलि का बकरा बना रही है और अपनी जिम्मेदारी किसी और के सिर पे मढ़ रही है, क्योंकि 4 जून के कार्यक्रमों में तो सीएम से लेकर सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। कांग्रेस फेल्यूर, 100% कांग्रेस। व्हाट इज द फॉल्ट इन दिस इंसिडेंट, कमिश्नर? ही इज नॉट ए ओनर ऑफ द celebration. He is not requested the celebration, requested by the government, done by the government and RCB. You are targeting commissioner. This is illegal. This is the illegal. I condemn this. हालांकि सरकार का कहना है कि किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया जा रहा है। जिम्मेदार ऑफिसर है, उनको हमने सस्पेंड किया है। कोई बलि का बकरा नहीं है। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो है उनकी जिम्मेदारी होती है। जो ऑफिसर्स है वो उनको थोड़ा और ये सावधानी परखना था करके सब लोगों का ये है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी है, तो जो उसमें सबूत बाहर निकलेगा उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। अगली सुर्खी में आपको एक खुशखबरी देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 6 जून को प्रमुख ब्याज दरों यानी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा फीसदी यानी 0.5%
की कटौती की घोषणा की है। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। इस कटौती के बाद रेपो रेट घट के 5.5% पे आ गई है। बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इस ऐलान से आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब लोन और जो ईएमआई होती है लोन की, उसकी दरें भी कम होंगी, उतनी भारी नहीं पड़ेंगी। आरबीआई ने इस साल लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है, 25-25 बेसिस पॉइंट करके 2 बार और आज 50 बेसिस पॉइंट। इंडस्ट्री जानकारों का अनुमान था कि इस बार भी आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा, लेकिन कटौती हो गई 50 बेसिस पॉइंट। आरबीआई ने चौंकाया। उद्देश्य जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि महंगाई दरें अभी नियंत्रण में है। ऐसे में लोन घटने से लोगों की जेब में कुछ पैसे बचेंगे, लोन का अमाउंट बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी। विस्तार से जानना चाहें तो आर्थिक मामलों से जुड़ा हमारा खर्चा पानी आज का एपिसोड जो है वो आप जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात एलन मस्क की और उनके मालिकाने वाली कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चल रही तनातनी के बीच एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल गया है। उम्मीद है कि इससे भारत के दूर दराज इलाकों में सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस पहुंचेगी। यूरोप की कंपनी वनवेब और रिलायंस जियो के बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे दूरसंचार विभाग की ओर से सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज देने की मंजूरी मिली है। रॉयटर्स की खबर जो आई है, सूत्रों के हवाले से उसकी माने तो स्टारलिंक ने 2022 में इस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों के कारण इसमें देर हुई। इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए भी आपको खर्चा पानी का एक और एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कल यानी 5 जून को प्रकाशित हुआ था। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं लल्लन टॉप न्यूज रूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने के आखिर में होने जा रही G7 मीटिंग में शामिल होने की जानकारी दी है। एक एक्स पोस्ट में बताया कि उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी का फोन आया, उनसे बात करके बहुत खुशी हुई, हालिया चुनावी जीत के लिए उन्हें बधाई दी और कनाडा में होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा दोनों जीवंत लोकतांत्रिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर आपसी सम्मान के लिए, साझा हितों के लिए काम करेंगे। इस जानकारी को भारत कनाडा संबंधों में सुधार के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। इनमें से सबसे बड़ा आरोप कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का था। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था और दोनों देशों ने तब अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर लिए थे। और इन सबसे इधर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि भारत को G7 का निमंत्रण नहीं मिला। पार्टी ने इसे नरेंद्र मोदी सरकार की एक और कूटनीतिक विफलता बताया था। और अगर हम G7 की बात करें तो G7 दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज का समूह है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है। हालांकि G7 देश अक्सर दूसरे देशों को गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।